लिखो हेडिंग। कल कहाँ तक हुआ था बताओ? इलेक्ट्रिक सर्किट। लिख लो। दे आर ऑफ टू टाइप्स। लिख लिए थे एक। हाँ लिख लो। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब बात नहीं करो कितने टाइप होते हैं इसके। पहला कौन सा होगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कैसा होगा? ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ सर्किट कैसा है? क्लोज सर्किट होगा तो हो जाएगी ये। तो डेफिनेशन लिखो ओपन सर्किट का। एग्जाम में पूछता है डिफरेंशिएशन इसका। लिखो डेफिनेशन ऑफ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट open circuit is a defined as open circuit is defined as the circuit the circuit which is the circuit which is broken at which is broken at at any point broken at any point due to which the circuit is incomplete due to which the circuit is incomplete। डायग्राम बनाना उसमें ये। क्या बल्ब ग्लो करेगा? विल नॉट ग्लो। डायग्राम बना लीजिए। लिख लेना पूरा लिखना। बल्ब विल नॉट ग्लो। क्यों नहीं ग्लो करेगा? सर्किट क्या है यहाँ पे? ब्रेक है। ब्रेक यानी कि ब्रोकन है यहाँ पे। और सर्किट क्या है अपना? ओपन के साथ साथ इनकम्प्लीट है। सर्किट अपना इनकम्प्लीट है। सर्किट में अगर बीच में कहीं भी दरार रहेगा, कहीं भी वायर टूट गया, स्विच ऑफ है अपना, बल्ब का ये फिलामेंट टूट गया, फिलामेंट अगर मान लो टूट गया तब भी क्या आ जाएगा सर्किट। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? निक्रोम का कि टंजस्टन का? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? निक्रोम वायर का या टंजस्टन का? सोच के बताओ। क्लोज का अपने आप देख लो। और जब क्लोज का डायग्राम बनाना तो इसको बस क्या कर देना यहाँ पे जोड़ देना। बल्ब विल ग्लो ऐसे ग्लो करते हुए दिखा देना। तो कौन सा इंक भरे हो जी? वो तो हम भी जानने रेड है। चलो नहला दिया पूरा इसको। चलो आगे से एक्सपीरियंस बना लो। ध्यान रहे क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? ओपन और सर्किट दो तरह का और होता है। कौन कौन सा? तुम उसी में पढ़े दो दिन से। तुम सीरीज पैरेलल तुम्हारा पता नहीं उससे क्या रिश्ता है, समझ नहीं पा रहे। हो गया ये। एक और होता है, बताओ कौन बताएगा? डीसी सर्किट और एसी सर्किट। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ो इसको, आगे हेल्प करेगा। तो क्या लिखा है अभी को? क्लोज कर लिख लो डेफिनेशन, फिर आगे बता। क्लोज कर लिखवा दें, सेम जो है उसे कॉपी कर दो, हो जाएगा ना? ठीक है। कहाँ नहीं पढ़ाई पढ़ते हो? ध्यान इधर। क्या किए हो जी? देखना अपने आप ये गिर रहा है। मारे कचट मचा दिए हो। लिखो लिखो टाइप्स ऑफ सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सर्किट टाइप्स ऑफ सर्किट
ऑन द बेसिस ऑफ, पहला जो बताया हम लोग किसके बेसिस पे, पहला किसके बेसिस पे, ब्रोकन है कि नहीं ब्रोकन है, ठीक। अगला किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज क्या, अभी ध्यान मत दो इतना, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ देखो, सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वोल्टेज, तो सोर्स के उस पे बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे सर्किट दो तरह का होता है। पहला कौन सर्किट होता है, डीसी सर्किट, पहला कौन सा होता है, और दूसरा होता है एसी सर्किट। डीसी और यहाँ पे एसी का मतलब क्या है, एसी वाला सर्किट, डीसी मतलब क्या, एसी मतलब अल्टरनेटिंग। डीसी में क्या था समझना, टाइम के साथ, टाइम के यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वोल्टेज होगा चाहे करंट होगा, यहाँ पे हम लोग वी भी प्लॉट कर सकते हैं और आई भी कर सकते हैं। तो टाइम के साथ जो वोल्टेज और करंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वी और आई की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि जैसे सर्किट तुम ऑन किए, एक सर्किट था जो पहले से क्या था ऑफ, जैसे सर्किट क्या किए तो टाइम अपना क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो हर टाइम पे जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी क्या रहेगी हमेशा, टाइम देखो चेंज हो रहा है, टाइम क्या रहा ग्राफ में, T1 हो गया, T2 हो गया, अप टू कहां तक चला गया Tn। लेकिन बढ़ते हुए समय के साथ वोल्टेज या करंट क्या रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, तो इसको हम लोग कौन सर्किट बोलते हैं। तो डीसी में क्या होता है, चाहे वोल्टेज या करंट को बता रहा, चाहे वोल्टेज या करंट हो, टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा ये, आया समझ में। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, अल्टरनेटिंग में क्या होगा, टाइम या वोल्टेज के साथ, टाइम के साथ वोल्टेज, ये बोलो चाहे वोल्टेज या करंट, वो फ्लक्चुएट करता है कैसे, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हम लोग ऐसे बोले कि जो वी और आई है, जो वोल्टेज या करंट है, वो फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू ऑसिलेशन, अकॉर्डिंग टू, तो ऑसिलेशन की वजह से वोल्टेज बढ़ता और बढ़ता है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग जब क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म, क्या पढ़ेंगे, तो एसी हम लोग कब पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म। अभी हमको बस क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में सारे सोर्सेज कैसे होंगे और इसमें कैसा होगा। अब देखो मान लो यहाँ पे क्या लगा दिए, बात नहीं करो, इंपॉर्टेंट बात क्यों कर रहा हो, सर्किट लगा दी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। ये देखो ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, सेल की बैटरी है, कितने सेल है, दो सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक। यहाँ पे जो बैटरी होगा, यहाँ पे क्या सप्लाई करेंगे हम लोग, वोल्टेज, क्या सप्लाई करेंगे, इस वोल्टेज के वजह से इसके अंदर क्या फ्लो करेगा, अब बल्ब को क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब क्या करेगा। अभी जो वोल्टेज होगा वी होगा, किसमें होगा, वो वोल्ट में होगा। तो ये जो एक बार सप्लाई कर दिए वो कैसा सप्लाई होता है, तो डीसी का सिंबल कैसे होगा, जैसे बनाया बैटरी, या एसी का सप्लाई कैसे दिखाएंगे, एसी का सप्लाई देखो कैसे दिखाएंगे, बल्ब क्या करेगा इसमें भी, एसी का सप्लाई ऐसे दिखाते हैं हम लोग, कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, और कहीं भी ऐसा बना हुआ है समझ लो सर्किट कैसा है, हाँ, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग। हाँ बोलो अब क्या करियो, अल्टरनेटिंग, इसमें बताओ किसका, क्या, ये सिंबल किसका है, ध्यान दो पहले, यहाँ पे सिंबल किसका है, ये सेल या बैटरी, एक होगा तो सेल, मल्टीपल रहेगा तो ये जो भी बैटरी होता है हमेशा क्या सप्लाई करता है, तो याद रखना एसी के लिए हम लोग स्पेशली क्या यूज करते हैं, ये सिंबल। ये कैसे होगा हम लोग जब पढ़ेंगे, जब इन्वर्टर लगाते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे रेक्टिफायर हो गया, चाहे तुम्हारा इन्वर्टर हो गया, उसमें क्या होता है, कब चार्ज होगा तो एसी होगा, डीसी होगा, डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, उसको आगे देखेंगे। अभी ये समझ देखो, बस इतना समझो ये सिंबल किसके लिए है, अगर ये सिंबल लगाएंगे किसके लिए, ये जो लगाया गया है किसको शो कर रहा है, वेव को। तो वेव मतलब किसमें होता है ये, तो एसी करंट में या एसी सर्किट में जो भी वोल्टेज या करंट फ्लक्चुएट करेगा, कैसे फ्लक्चुएट करेगा, किसके ऐसा, यानी कि एक बार वोल्टेज जीरो था, फिर क्या हो गया मैक्सिमम, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, ये कितना ऑसिलेशन है, वन ऑसिलेशन। ये कितने हैं, दो। एक ऑसिलेशन में लगाया गया समय क्या कहलाता है, टाइम। आधे में क्या कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे टी बाई, इसको क्या बोलेंगे 3t/, ये क्वार्टर हो गया ना, ये पूरे का 1/4 है तो t/4, t/2, 3t/4, और यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे ऑसिलेशन पड़े हो गए, जैसे पेंडुलम हो गया या कोई भी चीज अपनी ऑसिलेटरी मोशन में होगी तो पहले जीरो रहेगा, फिर क्या होगा, ऐसे ही देखो पहले बॉडी कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है,
मीन पोजीशन पे, फिर कहाँ गया 2, कहाँ गया, फिर लौट के कहाँ पे आया मीन पोजीशन पे, फिर कहाँ गया फ्रो गया, फिर कहाँ पे लौट के आ गया। तो स्टार्टिंग में कहाँ था, स्टार्टिंग में कहाँ था, फिर पहले मैक्सिमम गया, फिर से कहाँ पे आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर से कहाँ पे आ गया। ये कितना ऑसिलेशन है, और एक ऑसिलेशन में लगाई गई दूरी क्या बोलते हैं हम उसको, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ की यूनिट कितनी होती है, सब सामने पढ़ेंगे हम लोग। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। एक ऑसिलेशन में लगाया गया समय टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में कवर की गई दूरी वेवलेंथ, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये सब सामने पढ़ेंगे हम लोग। ये क्लियर हुआ। तो एसी में क्या होगा, एसी में अकॉर्डिंग टू टाइम बोथ द वोल्टेज एंड करंट विल वेरी। कैसे वेरी करेगा, वेव जैसे। कैसे, और इसकी नेचर कैसी होगी, ऑसिलेटरी नेचर होगी। कैसी होगी, तो जब हम लोग यहाँ पे वी लिखते हैं तो वी कैसे लिखते हो, या तो ये 20 वोल्ट होगा, एग्जांपल ले ली, कितना वोल्ट होगा, वी मतलब वोल्टेज, वी मतलब, अभी कंफ्यूज होगा तुम लोग इसलिए डेल्टा वी लिख दे रहा है। डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ेंगे इसको आगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना वोल्ट है ये 20 वोल्ट है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ये सब आगे पढ़ना है अभी, बस हमको समझना था क्या डीसी और। तो इसको जब भी लिखोगे क्या लिखोगे 20, तो जब अगर 20 वोल्ट लिख दिया समझ लो कैसा सर्किट है वो। लेकिन जब हमको ये लिखना होता है जो कि तुम लोग 12th में पढ़ोगे, तो ऐसे लिखा जाता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे V बराबर कितना 20 वोल्ट 220 वोल्ट 40 वोल्ट जो भी दे दो। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, किसके अकॉर्डिंग, तो देखो क्या V टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो किसका फंक्शन हुआ, V इज द फंक्शन ऑफ, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, जो यहाँ पे V डिपेंड कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, तो समय जैसे चेंज होगा वोल्टेज भी क्या होगा। जब यहाँ पे टाइम यहाँ पे था, यहाँ पे तो टाइम की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, तो साइन इंटू जीरो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो कितना होता है। तो अगर टाइम यहाँ पे अगर देखें तो टाइम की वैल्यू कितनी है, तो टी जीरो, तो साइन जीरो कितना होगा, तो पूरा वैल्यू कितना हो गया, तो वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, तो दिख रहा है हमको यहाँ पे वोल्टेज कितना है, जीरो है। जैसे ये क्या होगा, टाइम बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि अंदर कितना एंगल बन गया, साइन 90 कितना होता है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट कहाँ होता है साइन में, tan 90 इनफाइनाइट होता है। तो यहां से यहां तक गए अगर तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, तुम खुद देखो, साइन की जो वैल्यू होती है कहां से कहां फ्लक्चुएट करती है, जीरो से लेके, जीरो से लेके, जीरो कब मिलेगा साइन जीरो पे, 1 कब मिलेगा साइन, तो जब जीरो मिलेगा तो सबसे कम वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे होगा, जब 90 होगा तो सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा, जो कि कहाँ पे होगा, आज समझ में। ये सब पढ़ना नहीं है, सब 12th का है, बस जानकारी के लिए याद रखो कि ये क्या लिखा गया है, ये इक्वेशन किसका होता है, ध्यान दो, ये इक्वेशन किसका होता है, वेव का, किसका इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेव नेचर किसका देख रहे हैं, वोल्टेज का, इसलिए किसके फॉर्म में लिखा है ये, वोल्टेज के फॉर्म में। अगर हम यही लिखना चाहते हैं मैकेनिकल मोशन का, जैसे यहाँ पे मोशन कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये वेव इक्वेशन है, ये क्या है, तो किसका वेव इक्वेशन है, इसे लिखे v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ये क्या वोल्टेज इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, ये तो बॉडी है ना कितने मास का, तो इसके लिए क्या वोल्टेज इक्वेशन बनेगा, इसके लिए ये होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू, यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड, a क्या होता है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या पढ़े हो वेव में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या ये जब बॉडी अपनी जगह छोड़ के निकली आगे के लिए तो क्या इन्फिनाइटली दूर गया, कि एक टाइम के बाद वापस आ गया, तो जब ये गया आगे तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, यानी कि इससे अब आगे, इससे आगे अब, तो यही इसकी क्या होती है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पढ़े होगे साउंड चैप्टर में, या पहले 9th में क्या पढ़े होगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी को इसको क्या बोलते हैं। तो ये भी देखो वोल्टेज सबसे ज्यादा कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यही ना हो रहा है, इससे ऊपर ग्राफ जा रहा है, यानी कौन सा वोल्टेज है ये, मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम किससे दिखाते हैं, आज समझ में, ये सब पढ़ना नहीं है, बस जानकारी के लिए था, पढ़ना बस क्या था तुमको जानना ये था कि डीसी क्या होता है, क्योंकि आगे इसका यूज है, फिर आगे ज्यादा बताएंगे नहीं, बस काम के लिए जान लो। वो 12th का जितना पता है सब 12th का पोर्शन था, बस इतना डीसी क्या होता है, वोल्टेज करंट के लिए हमेशा क्या रहेगी टाइम के साथ। तो क्या वोल्टेज या करंट यहाँ पे टाइम का फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कई बता चुके हैं, फंक्शन का मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या यहाँ पे वोल्टेज या करंट डिपेंड कर रहा है, क्या वोल्टेज या करंट यहाँ पे टाइम पे डिपेंड किया, नहीं किया, करता तो चेंज होता, क्योंकि टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, टाइम नेचर में सबके लिए क्या होता है 4 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में रहते हैं हम लोग, तो 4 डायमेंशन में टाइम कंटिन्यूसली क्या होता है
जब टाइम चेंज होगा तो वी और आई को चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, यानी कि फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन लिखा गया यहाँ पे वी एंड आई आर फंक्शन ऑफ। तो बस ये याद रखना कि टाइम के साथ यहाँ पे वोल्टेज करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, वहां पे जीरो से मैक्सिमम, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम। एक ही रहेगा तो मैक्सिमम मिनिमम होगा नहीं, बस एक ही रहेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक बार जीरो एक बार मैक्सिमम। ये सारा काम अपने वहां होता है। जितना बल्ब जलता है किस फॉर्म से जलता है, जो ट्रांसफार्मर से बिजली आती है किसमें आती है, इसलिए जाना जरूरी है। वो अलग बात है कि डीसी कब होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, बाद में देखेंगे। लेकिन जो अपना ट्रांसफार्मर से करंट आता है, जो इसमें आ रहा है, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है, सब जल रहा है, किसकी वजह से, और एसी सर्किट किस फॉर्म में आ रहा है, वेव। तो वेव का अपना क्या होता है, ऑसिलेशन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन, एक सेकंड में होने वाली हलचल क्या कहलाती है, और 1 फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कवर होता है ये। एक वेवलेंथ भी होता है, जानते होगे, होता है। तो एक वेव की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बिजली की अपने घर पे आती है ट्रांसफार्मर से, कितने हर्ट्ज की, तो अभी जो अपने घर में करंट आ रही है, तुम्हारे घर में चाहे मेरे घर में, यहाँ पे अपने घरों में कमर्शियल यूज के लिए कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, 50। और ये फ्लक्चुएट करता है, बल्ब सब क्या करता है, लेकिन हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा है, स्लो मोशन में दिखेगा वो, लेकिन हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, अपने आंखों की अकोमोडेशन पावर क्या है, बहुत कम है कि उसको क्या कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। वो एक सेकंड में इतनी तेज बार हो रहा है कि वो फील करना क्या है, बहुत आया समझ में। अब वैसे अगर धीरे धीरे होता तो महसूस कर लेते। तो बल्ब क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली, यानी एक सेकंड में कितनी बार बंद और खुल रहा है वो, 50 बार सोच लो। एक सेकंड में कितनी बार वो बंद और ऑफ, देखो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन होगा, उल्टा बोलो तो 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकंड में कितनी बार फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो एक सेकंड में 50 बार क्या हो रहा है, बंद हो रहा है 50 बार, इतना तेज फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम उसको डिटेक्ट आ समझिए। लेकिन अगर यही तुम अगर अच्छा कैमरा लेके आते हो, देखते हो कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करो तो हल्का सा झलझलाहट आती है, वो किसके वजह से होता है, इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से। हम लोग उसको देख नहीं सकते, लेकिन कैमरा उसको, कैमरा सेंसिटिव होता है, हम लोग आंखें ज्यादा सेंसिटिव। आया समझ में, ये क्लियर हुआ जी। एसी डीसी क्या हुआ, तो डीसी लिखो, डीसी लिखो, डीसी क्या है, डीसी सर्किट इज द सर्किट, डीसी सर्किट इज द सर्किट, डीसी सर्किट इज द सर्किट इन विच the value of voltage and current, the value of, ये समझ में आया ना डीसीएसी। बस तुमको इतना याद रखना जो बताएं, बाकी तो बस समझने के लिए था ताकि इसको विजुलाइज कर पाओ। तो क्या लिखो, इन विच द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट रिमेन्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट रिमेन्स कांस्टेंट। डीसी का खोज कौन किया था, डीसी करंट का खोज कौन किया था, बल्ब का खोज कौन किया था, थॉमस एडिसन। और एसी का, एसी का तुम जानते नहीं हो, एसी नहीं होता तो अपने घर में बिजली नहीं आ पाती, पता तुमको। एसी नहीं होता, ट्रांसफार्मर नहीं होता, ट्रांसफार्मर नहीं होता तो घर पे बिजली नहीं आ पाती। पता चलता है कि सब लोग अपना तार खींच के ला रहे हैं वहां से, हिमालय से। पावर प्लांट वगैरह कहाँ पे स्थापित किया जाता है, जो भी पावर प्लांट वगैरह स्टैब्लिश होती है, जहाँ बिजली प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे होता है, हिली एरिया में होता है। क्यों हिली एरिया में, पानी को हम रोक लेते हैं, फिर तेजी से कहाँ गिराते हैं, ये डैम्स में। तो टरबाइन क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और यहाँ पे जनरेटर लगा होता है, डायनेमो लगा होता है। डायनेमो से क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, ये आगे देखेंगे हम लोग जब अपना वो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो देखो अगर मान लो ट्रांसफार्मर नहीं होता तो सब लोग अपना बिजली खींचने के लिए तार कहां तक दौड़ाते, इतने लोग हैं, अगर लगे तार दौड़ाने, पता चलता आसमान दिख ही नहीं रहा तुमको। आसमान में बस क्या दिखता, काला काला दिखता, बस वायर्स दिखते। हाँ हाँ, बस क्या दिखता, हाँ बस क्या दिखता, वायर दिखता। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा देन है अपना, जिसके वजह से हम लोग यहाँ से वोल्टेज को अपने मोहल्ले में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अभी आगे। कौन एसी खोज किया था, निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला कौन थे, ये वही थे जो अभी तक टाइम ट्रेवल बना चुके होते, टाइम मशीन बना चुके होते। ये वही थे जिनके पास अगर पैसा होता, सरकार फंडिंग की होती तो क्या बना चुके होते अभी तक, टाइम मशीन बना चुके होते। इनके पास पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इनको फंड नहीं मिला, सरकार वहां की पागल थी, पैसा नहीं दिया तो बना नहीं पाई। क्या आज क्या है ये, आज अगर ये होते तो हम लोग वाईफाई डाउनलोड करते हैं, वैसे इसमें क्या आ रहा होता, करंट आ रहा होता। ये वायरलेस करंट पे रिसर्च कर रहे थे, वायरलेस करंट, वायरलेस करंट समझ रही हो, पावर प्लांट में जनरेट होता है, उसको हम डाउनलोड करते हैं, बिना वायर के करंट क्या होती है अपने घरों तक
आ समझ में, लेकिन ये सपोर्ट नहीं किया लोग इसी लेकिन क्या, अब सब उतने नॉलेजेबल थोड़ी हो जाएंगे, अब सब न्यूटन, हाइजेनबर्ग, स्क्रोडिंगर नहीं बन सकते हैं। हो जाएगा। अगला नहीं लिखो करंट, अगला नहीं लिखो करंट। करंट को किससे दिखाते हैं? मे भी चाहे तुम कैपिटल आई से दिखाओ या तो ए से दिखाओ, चाहे कैपिटल आई दिखाओ चाहे स्मॉल। डिफरेंशियल लिख लो पहले, डिफरेंशियल लिखो। करंट कैन बी डिफाइंड एज, करंट कैन बी डिफाइंड एज, current can be defined as the rate of flow of charge। अब ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन। कहाँ आ गया जी तुम्हारे यहाँ पे? उसको नहीं बता रहे हो तुम समाज को बता रहे हो। क्या लिखे हो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ब्रैकेट में लिखना करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स। आधा कम सुन रही हो क्या तुम? क्या लिखे हो ये बताओ। अरे कलेक्शन इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए बोले हैं। क्या लिखे हो बताना, फिर से पढ़ो एक बार तुम बेवकूफ आदमी। अब ब्रैकेट में, अब बस खत्म। तब क्या पूछ रहे हो इसमें? चलो वही ऐसे आदमी। लिखो लिखो इसका यूनिट लिखो, पहले डिफिनेशन देखो, ध्यान दो यहाँ पे। डिफिनेशन में क्या है? डिफिनेशन में क्या है? रेट का मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? अगर रेट कहीं बोल दे, रेट ऑफ, कहीं भी अगर क्या बोल दे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमको पता है इसका मतलब क्या होता है, किसका कलेक्शन, बाद में करो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट का मतलब किसी भी चीज की अगर बात होती है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, यानी किसी भी चीज का हम लोग मोशन देख रहे हैं, किसी चीज का हम लोग चेंजेस देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, समय के साथ। उसको किस में लगाते हैं, क्या लगाते हैं वहां पे? तो आई क्या होगा? रेट, यानी किसे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। किसको? तो क्यू अपॉन, क्यू अपॉन यूनिट लिखो इसका, यूनिट लिखेंगे क्या लिखेंगे? आई बराबर चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम का इसको लिख सकते हैं कूलम पर, इसी कूलम पर क्या बोलते हैं लोग? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी करंट की यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल ए से। किससे? तो ये ऐसे लिख सकते हो, ए एम ई शॉर्टकट में हो जाएगा ये। तो अपना क्या हो गया करंट? करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से करेंगे। कूलम ऊपर नीचे सेकंड, तो कूलम पर सेकंड तो क्या बन जाएगा वो? एम्पियर। तो एग्जाम में पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर। कौन डिफाइन करना चाहेगा बताओ? बांगी हुई नहीं ना हो। ये लिखो पहले, पता है ये मत लिखना, ये लिख लो। हाँ अब ठीक है। हाँ अब इजाजत ना करो अपना नया सूरी, पहले इसको लिखो। यहाँ तो हो गया ना यहाँ तक। अरे यहाँ से यहाँ लिख लो, मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखो बस। अलग समझ आ रहा है क्या आया? करंट समझाओ बिना देखे। फ्लो ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, फ्लो ऑफ कलेक्शन ऑफ। चलो ठीक, चलो ठीक है, हो गया ये। यहाँ लिखो, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, एक एम्पीयर का डेफिनेशन पूछेगा। करंट किसमें फ्लो करता है? सर्किट में। किसमें? सर्किट में। बैटरी के कहां से? पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव वाला कौन सा टर्मिनल होता है? हायर पोटेंशियल के लोअर। अब पोटेंशियल जब पढ़ेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। कल आई नहीं थी क्या? रिवाइज क्यों घर पे आके? तो क्यों नहीं पता क्या अभी तक? सबसे पहला टॉपिक ही यही सब लापरवाही है तुम लोग का। सबसे पहला टॉपिक चार्ज ही था। बोले थे कैपिटल क्यू से दिखाओ चाहे स्मॉल क्यू से दिखाओ। हो गया ये। लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो अब तुम खुद देखो, 1 एम्पियर यानी किसका डेफिनेशन बताया जा रहा है यहाँ पे?
एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? तो अगर तुमको 1 एम्पियर बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी भी, तो जब तक दोनों 1 नहीं होगा तब तक करंट भी 1। तो अगर ये भी 1 कूलम हो गया, ये भी कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो यही क्या बन जाएगा? यानी अगर सर्किट में हर 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो भाई किसको जनरेट करेगा? तो लिखो डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज the flow of can be defined as the flow of unit charge यानी कि यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। यूनिट चार्ज लिख लिए, जैसे यूनिट चार्ज लिखना ब्रैकेट में लिख लेना 1 कूलम, स्पेलिंग पूरा लिखना 1 कूलम, 1 कूलम इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट। और जब यूनिट टाइम लिखना तो क्या लिखना वहां पे? 1 पूरा लिखना। व्हेन अ चार्ज ऑफ या व्हेन अ यूनिट चार्ज फ्लोज थ्रू यूनिट टाइम थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, थ्रू द, किस में फ्लो करता है ये? सर्किट में, थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। आए समझ में? हो जाएगा ये। अगला हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख लो, बोर्ड में डेरिवेशन पूछा है इसमें, है 2 लाइन का बस, ये पूछा बोर्ड में। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा करंट, कॉमा करंट, कॉमा ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉमा हेडिंग है ये पूरा, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा करंट कॉमा ई इलेक्ट्रॉन। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये बस इलेक्ट्रॉन है, ये लिख लिए। एंड टाइम, एंड टाइम, बुक में तुम्हारा ऐसे हेडिंग लिखा हुआ है। हो गया? देखो हम लिखेंगे सिंस वी, क्या जानते हो? भले जानो या ना जानो लिखोगे, क्या लिखोगे? सिंस वी क्या जानते हो जी? आई इज इक्वल टू, सीधे वहीं पहुंच जाओगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, हो जाएगा ये। एंड ऑल्सो, देखो क्या लिखे हो यहाँ पे? सिंस वी, तो हम लोग ये भी जानते हैं और ऑल्सो ये भी जानते हैं। क्या जानते हो? क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ, होता है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर, और 2 को उठा कहां रख दो? 1 मिनट। तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम इक्वेशन, कहां से उठा रखना है? और किसमें? इक्वेशन 1। यहां लिखेंगे वी गेट, जो मिलेगा लिखो वी गेट या वी विल गेट आई इज इक्वल टू एनी अपॉन, यही क्या होता अपना, यहां लिख लेना एन प्रूव। मिल गया? आई का, एन का, ई का और टी का। तो आई करंट हो गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई इलेक्ट्रॉन हो गया, टी अपना टाइम हो गया। समझो जी? बोर्ड में किसको कैपिटल डी मत लिखना, कैपिटल डी स्पेशली टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, कैपिटल टी स्पेशली किसके लिए यूज होता है? टाइम पीरियड, मत यूज करना गलती से भी। हो गया? गोला बना के छोड़ दियो, अंदर कुछ लिखे, बीच में लिखो, बीचों बीच में नहीं लग रहा है। हाँ, इधर बहु आए हुए हो। दस थरी का खाओगे तो सोओगे। चलो लिखो, हेडिंग लिखो अगला। हो, चलो हो जाएगा तो लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक करके टॉपिक सब पढ़ो, फिर सबको अभी एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे, सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को। अभी तो समझो कि तोड़ फोड़ के हम लोग एक चीज को पढ़ रहे हैं। हाँ, कंपनी एचपी एक ब्रांड आता है ना, वही है ये।
हैंस प्रूव। हाँ ये देखो बता दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो वहाँ क्या लिखे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी कौन देगा? मानस बताएगा। अंजलि बताओ इसका मतलब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? करंट फ्लो करता है, फील्ड जनरेट होता है। ये कौन तुमसे बोला है? उल्टा बोल रहे हो। फील्ड के होने के वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे ई वेक्टर से। किसे लिखेंगे? ई के ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। क्या लगा देंगे? एरो। एरो मतलब कैसी क्वांटिटी? अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दिए, यानी क्वांटिटी कैसी हो गई है, तो करंट तो इसके अंदर होगा ही। टेंसर मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बस क्या होता है, तुम ज्यादा पढ़ लीजिए तो कम पढ़ो। मैग्नीट्यूड। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, तो वेक्टर होता है। इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, साथ में एक प्लेन भी होता है। इसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? टेंसर। क्या बोलते हैं? जैसे स्ट्रेस या इलेक्ट्रिक हो गया, किससे लिखेंगे? ई वेक्टर से। अब आगे देखो, जो पूछना है बताना। मान लो एक चार्ज रखा गया, चार्ज कौन सा? ये कैसा नेचर है आंस, और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, कौन सा नेचर का? कौन सा चार्ज? Q2 चार्ज। Q1 पॉजिटिव, Q2 है ये। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? क्या सोच के बताओ, क्या ये इस पे फोर्स लगा पाएगा? क्या गारंटी है, श्योरिटी है? क्या श्योरिटी है ये? ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑफ। तो क्या 100% श्योरिटी है कि ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, अच्छा Q2 और Q1 पे लगाएगा? मान लो इसको हम लोग क्या कर दिए, इसके लोकेशन पे क्या कर दिए, इसको आई अलाउ टू मूव, इसको अलाउ कर दिए मूव करने के लिए, यानी कि अभी भी क्या कर सकता है, किसी इफेक्ट में आगे मूव कर सकता है। तो क्या Q1 चार्ज इसको ढकेल पाएगा? क्या 100% श्योरिटी है? बताओ शिवम। टकला फोड़ेंगे नहीं बताओगे तो। हाँ किस पे होगा? तो देखो ये इस पे 100% फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो अगर ये इसके फील्ड के अंदर आ गया, मान लो ये Q1 चार्ज का फील्ड है, इस फील्ड के अंदर कौन आ गया, तब तो इसका असर इस पे पड़ेगा। इस पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ। मान लो ये फील्ड इतना ही होता तो क्या होता? अट्रैक्शन होता। रसम ताड़ी नहीं पी लियो। बताओ बताओ, अगर इसको हम लोग यही से बेंड कर दें तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, फील्ड से बाहर है। जब कोई चीज किसी फील्ड के अंदर होगा, जैसे देखो ऐसे समझो, इमेजिन करो ये अपनी क्या है, सन है ये। तुमने तो ज्यादा पढ़ लिया तो एकदम ये अर्थ की अपनी क्या है मान लो। अब आप ज्योग्राफी ना पढ़ो, यहाँ तो जानते हो। बताओ ये मान लो इसकी एक एरिया, यहाँ पे एक बॉडी है, कितने मास का? क्या ये अर्थ इसको खींच पाएगा? तब तक नहीं खींच पाएगा जब तक ये बॉडी किसके अंदर ना घुसे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। किसके अंदर? तो फील्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा दायरा जिसमें अंदर किसी चीज का इफेक्ट या असर हो सकता है। तो जब भी कोई चीज अपने किसी एक दायरे के अंदर असर लगा देगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आए तो देखो ये Q1 का अपना क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे? देखो ये अपना क्या है, स्पेस है। क्या है? स्पेस और रीजन। स्पेस और एक ऐसा स्पेस और रीजन है किसी चार्ज के किस तरफ? चारों तरफ। चारों तरफ यानी कि अराउंड द चार्ज, अराउंड द। तो कैसा स्पेस है, रीजन है किसी चार्ज के किधर? चारों तरफ, जहां पे दूसरा चार्ज क्या करता है आके, क्या एक्सपीरियंस करता है? क्या एक्सपीरियंस करेगा फील्ड में आके ये? और फील्ड से बाहर आएगा तो कुछ नहीं, अंदर आएगा तो, यानी कि अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो देखो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज, अराउंड एनी। ये किसका फील्ड है? Q1 का फील्ड है। तो द स्पेस और द रीजन अराउंड एनी where another charge experiences a force of attraction or maybe force of depending upon the nature of charge। जैसा नेचर का वैसा करेगा। सेम होगा तो रिपल्शन का अपोजिट होगा तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया या वो जगह जहां पे दूसरा चार्ज आके क्या फील करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे। अरे फील्ड के बाहर चलेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? और अंदर आएगा तो? अब इसको पता चले इसको यहां रखे हो और उसको लग रख दी 200 किलोमीटर वहां रख दी, चोरी चौरा रख दी। मान लो एक चार्ज तुम रख दिए 16,000 में, रख दिए कहां लाके? चोरी चौरा। क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे? नहीं लग सकता है, क्योंकि हर एक चार्ज की अपनी क्या होती है? एक फील्ड होती है जिसके अंदर अपना इफेक्ट वो दिखा सकता है। बाहर रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। आया समझ में? तो फील्ड क्या हो गया, समझ गए? बताओ। तो फील्ड एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसकी, जिसकी वजह से ये दूसरे क्या लगाता है। आ गया समझ? अब पहला क्या समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो स्पेस है जहां पे दूसरा चार्ज क्या फील करता है? फोर्स, चाहे अट्रैक्शन को चाहे। वो कैसे डिपेंड होगा? कैसे डिपेंड करेगा? किस पे? नेचर पे। किस पे? या दूसरा लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी चार्ज की जिसके वजह से दूसरे चार्ज में क्या लगा सकता है वो। आया समझ में? ये बताओ जी, तुम बताओ लोग, समझ में आया कि नहीं आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बस ऐसे लिखवा दे रहा है फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि अच्छा लगे देख के नोट्स में। ये मान लो कितना दूर पे है? ये 8 दूरी पे। कितना दूर पे? वैसे सब ध्यान रखो तो आगे चल के हेल्प करेगा। ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन वेक्टर डालो, के क्यू अपॉन आर दूरी है, जितने दूर चार्ज पे क्या लगा रहा है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज प्रूफ करना है, इसलिए लिखवाएं इसको। देखो आर क्या है? चार्ज कौन, फोर्स कौन लगा रहा है? फील्ड कौन लगा रहा है? यहाँ पे ऐसे लिख लो, फील्ड कौन लगा रहा है? किस पे? कितने दूरी पे? तो क्या लिखेगा यहाँ पे? मान लो हमको मन किया, हम इसको लेके चले गए ब्रह्मांड के दूसरे कोने पे, यानी कहां पे? इनफाइनाइट पे। तो अगर दोनों चार्ज को इनफाइनाइटली दूर कर दो तो फील्ड कितना होगा? समथिंग इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? बता चुके 1 अपॉन 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है नहीं होता ये? तो अगर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो गया, यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? तो तुम चार्ज को दूर लेते रहते, इतना दूर लेके चले गए कि दूरी कितनी हो गई? तो 100 फील्ड कितना हो जाएगा? अब फील्ड 0 है तो फोर्स भी कितना होगा? आया समझ में? ये कर लोगे? ये समझ में आया? बताओ जी, नोट करो इसको, डिफिनेशन लिखो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज आया समझ में मानस? तुमको जी नितेश उठ के लिखो, चलो उसे बुलाते गए हो, क्या लिखे हो? इट कैन बी डिफाइंड एज द एरिया और द स्पेस, द एरिया और द स्पेस around any charge, around any charge, around any charge, where another charge experiences electrostatic force, an electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दोनों आ गया, चाहे अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज समझ में? ये और मान लो दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो जो अपना दूसरा चार्ज होगा वो फील्ड से अवे जाएगा कि टुवर्ड जाएगा? अवे जाएगा। कि नेचर सेम है तो रिपल्शन होगा, तो फील्ड से कहां ढकेलेगा इसको? और मान लो अपोजिट चार्ज है तो फील्ड कहां लाएगा उसको? और अंदर लाएगा। आया समझ में? तो जितना नेचर अपना सेम होगा उतना उसको कहां ढकेलेगा? अगर सिमिलर रहेगा, ऑपोजिट रहेगा तो अंदर खींचेगा। हो जाएगा ये डायग्राम बनाओ, ये पूरा लिखो जैसा लिखा है। याद रखना, ये सब बोलना ना मत। कल यूपीएससी का टेस्ट है, ध्यान रहे। यूपीएससी का है सिलेबस। क्या है यूपीएससी का? यूपीएससी का टेस्ट है कल, और सबसे तुम्हारे नंबर आना चाहिए। या दुनिया में नॉमेनक्लेचर है उससे तुम सॉल्व कर चुके हो। लाइन नोटेशन इसको बोलते हैं, लाइन नोटेशन फॉर्म। ऐसे वाला भी देंगे, जादू टोना वाला, इसको भी देंगे। नहीं लगा तुम्हारी गलती, 2-3 सवाल देंगे, ज्यादा नहीं देंगे।
हाँ तो उससे क्या, हम पढ़ाया ना यहाँ पर, तो हमसे क्या मेहनत करवाए हो? हाँ? किसको कन्वर्ट, तुम्हारा काम है। नहीं लगा चलो कल देखा जाएगा। तो कॉमन ऑप्शन नहीं अब सेंड करे, कॉपी में लिखवाए, मैं सेंड भी करें। मत करिएगा लिखवाए ना हर कमांड को लिखे नहीं हो। कॉमन नेम 6 ही आता है, और कितना है? अब देखो कल पता चलेगा। हाँ बुक क्या देगा, बुक में कहाँ सवाल है? ऑन द स्पॉट सवाल बने, उसी में कुछ भी बना देंगे। तुम लोग करते हैं ना 2 घंटे। हाँ वो लाइन उनमें दीजिएगा तुमको क्या हो गया जी? ध्यान दो यहाँ पे, अब यही सब ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुरू होगा। सुनो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है? Q1 ना लिखें तो ऐसे लिख लेते, क्यू फिक्स। क्यू फिक्स क्यों बोल रहे हैं इसको? ये चार्ज पोजीशन क्या है, फिक्स है। इसका अपना कुछ क्या होगा, फील्ड होगा। इसी के अंदर ये क्या लगा सकता है, फोर्स। एक चार्ज तुम रखे हुए हो इनफाइनाइट पे, ब्रह्मांड के दूसरे छोर पे, एट इनफाइनाइट दूरी पे एक चार्ज रखा गया। कौन सा चार्ज? क्यू मान लो, बस क्या मान लो, कैपिटल क्यू ले लो, कैपिटल क्यू ले लो। क्या रखा गया है, कैपिटल क्यू। तो क्यू फिक्स चार्ज है, इसका अपना क्या है, इसका खुद का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो भी आएगा क्या महसूस करेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा ये। तो एक दूसरा चार्ज कहां पे रखा गया है, अब तुम इसको उठा के लाना चाहते हो कहां पे, फील्ड के अंदर। कहां पे, फील्ड के अंदर। मान लो दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर क्या है, तो ये क्या उसको आने देगा, कैसा फोर्स लगाएगा उस पर, यानी कि इस पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ। लेकिन उसके बावजूद भी तुम चाहते हो उसको कहां लेके आए, तो तुमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी या वर्क डन। किसी भी चीज के अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं, फ्रिक्शन है। रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता तो एक पैडल मारते हैं यहां से मध्यपुर पहुंच जाते हैं। अगर मान लो रोड पे क्या नहीं होता, रियलिटी यही है, अगर फ्रिक्शन कितना हो जाता, रोड का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो तुम एक पैडल मारोगे, हो सकता है लाइफ टाइम साइकिल क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमको बार बार पैडल मारने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन के बढ़ने से, फ्रिक्शन के लगने से ये हमको रोकेगा, इसीलिए उसके अगेंस्ट हमको कंटिन्यूअस क्या करना पड़ता है, वर्क डन। क्या करना पड़ता है। तो अगर ये भी तुमको रोक रहा है आने से, कौन सा फोर्स, अगर तुमको पॉजिटिव पॉजिटिव होने से, रिपल्सिव फोर्स आने से रोक रहा है, तो तुमको इसको जबरदस्ती लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस वर्क डन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, तो डब्ल्यू वर्क डन करके क्यू चार्ज क्या कर रहे हो तुम लोग, लेके आना चाहते हो कहाँ पे, एक पॉइंट में। अब किसके अंदर, यानी कि हम लोग एक मेहनत करके एक वर्क डन लगा के क्यू चार्ज पे, जो कि कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे। कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे। तो कहाँ लाना चाहते हैं, फिर देखो, एक इनफाइनाइट पे रखे गए चार्ज पे जबरदस्ती का वर्क डन लगा के हम उसको कहाँ लाना चाहते हैं, पॉइंट पे। किसके अंदर, फील्ड के अंदर। किसके फील्ड के अंदर, यानी कि दूसरे चार्ज को दूसरे के फील्ड में लाना है, और वो भी जबरदस्ती लाना है। क्या लगा के, आया समझ में, यानी कि उस चार्ज पे हम लोग कुछ क्या करेंगे, उस चार्ज में लोग कुछ क्या करेंगे, वर्क डन एक्टिंग ऑन द, हो गई है। इसी को लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब किससे दिखाते हैं इसको, कैपिटल वी से। तो वी क्या हो गया अपना, इलेक्ट्रिक, नाम से क्लियर हो रहा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, वर्क डन की, एनर्जी की। तो कितना वर्क डन, कितनी एनर्जी लगी चार्ज को ला के अंदर रखने के लिए, किस चार्ज के ऊपर, काम किस पे हुआ। तो हम लोग वी को डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, तो वी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, वी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, वी को अगर तुम डब्ल्यू की इक्वल करना चाहते हो तो उसमें क्यू कितना होना पड़ेगा, इफ क्यू इज इक्वल टू कितना कर दिया जाए, +1 कूलम। कितना कर दें, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर कितना हो गया, अगर क्यू को कितना कर दिया जाए ये बताओ, जो चार्ज उठा के ला रहे हो और वो कितना हो जाए, +1 कूलम। यानी कि नेचर कैसा हो जाए, प्लस, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, पॉजिटिव भी है, मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ऐसे चार्ज को तुम उठाकर यहाँ लाने की कोशिश करोगे तो जो वर्क डन होगा वही क्या बन जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन।
when a positive charge, when a unit positive is क्या, is moved from infinite to a point in the given electric, आया समझ में? तो डिफिनेशन क्या है? the amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to a given point in the electric, आया समझ में? फिर सुनो, the amount of work done, पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये v w की इक्वल तभी होगी जब t की वैल्यू कितनी होगी, तो v कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक, आया समझ में? ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आज का यूनिट कितना होगा? तो यूनिट लिख लेते हैं यहाँ पे, w क्या होगा? यूनिट लिख लिया है इसका, किसका यूनिट? v का यूनिट, w क्या होता है अपना? जूल। वर्क डन किस में होता है? चार्ज किस में होगा? जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज या वोल्ट, क्या बोलते हैं? तो जो घर में होता है ना कि 220 वोल्ट आता है करंट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है? 220, कितना जूल? ये समझ में आया? इतना लिख लो बस, आज के लिए इतना ही। डिफरेंशियल लिख लो फटाक से। क्या हुआ जी? रखो उसको, ना खेलो, रखो उसको।